दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है विश्व युद्ध की आहट और बच्चों का रक्षक, एक नैतिक मानव की कथा। ये सच्ची कहानी सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें 50 से भी अधिक कहानियां रिलीज की जाएंगी। तो मित्रों, समय पर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लंदन, साल सन 1938 का समय। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने की कगार पर थी। शाम का कोहरा शहर की सड़कों पर धीरे धीरे फैल रहा था जब निकोलस विंटन अपने दोस्त मार्टिन ब्लैक का एक परेशान करने वाला पत्र पढ़ रहे थे, जो उन्होंने प्राग से भेजा गया था। पत्र में नाजी अधिकृत क्षेत्रों में यहूदी परिवारों की भयावह स्थिति, खासकर बच्चों पर बढ़ते खतरे का वर्णन किया गया था। विंटन, जो एक 29 वर्षीय स्टॉक ब्रोकर थे, आसानी से इस पत्र को दरकिनार कर सकते थे और अपनी आरामदायक जिंदगी जारी रख सकते थे। लेकिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो सैकड़ों जीवनों की दशा और दिशा बदल देगा। मुझे खुद देखना हो, उन्होंने अपनी मां से कहा और एक छोटा सा सूटकेस पैक किया। उन्होंने अपनी योजनाबद्ध की गई छुट्टियां रद्द कर दी और प्राग के लिए हवाई जहाज में सवार हो गए। वहां उन्होंने जो देखा वह पूरी मानवता के लिए परेशान करने वाला था। शरणार्थी शिविर जो सुडेटेनलैंड से भागे परिवारों से भरे हुए थे, बच्चे कड़ाके की ठंड में कांप रहे थे और एक अभिभूत करने वाली भावना कि कुछ भयानक होने वाला है। निसंदेह यह किसी भी तरीके से अच्छा तो नहीं था। होटल के अपने कमरे में एक अस्थायी कार्यालय में विंटन सूचियां बनाने लगे। नाम, उम्र, पते, उन बच्चों के महत्वपूर्ण विवरण जिनके माता पिता उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेताब थे। हर शाम माता पिता अपने बच्चों को विंटन की बढ़ती हुई सूची में जोड़ने की उम्मीद में होटल के दरवाजे के बाहर कतार में खड़े होते, सभी तरह की जानकारियां, तस्वीरें और दस्तावेज पकड़े हुए। आप उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं? एक मां ने पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह परेशान थी और अपनी बेटी की तस्वीर पकड़े हुए थी। मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, विंटन ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन मैं आपको यह वादा करता हूं कि मैं उन्हें जीवन का एक मौका देने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगा, बिना डरे और बिना रुके। लंदन वापस आकर विंटन ने अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे ही एक संगठन की स्थापना कर डाली। उन्हें पता था कि संगठन ही वह शक्ति है जो अति महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकती है। दिन के समय वह लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते थे। रात में वह पत्र लिखते, फोन कॉल करते और अंतहीन प्रशासनिक बाधाओं को पार करते। उन्हें ब्रिटिश परिवारों को खोजने की जरूरत थी जो शरणार्थी बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार हो, प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक 50 पाउंड की गारंटी जुटाएं और जटिल परिवहन, लॉजिस्टिक्स इत्यादि की व्यवस्था करें। ब्रिटिश सरकार ने शरणार्थियों को कुछ शर्तों के तहत स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की थी। प्रत्येक बच्चे को एक मेजबान परिवार और एक वारंटी की आवश्यकता थी। विंटन और उनकी टीम, जिसमें उनकी मां, उनकी सचिव और कुछ स्वयंसेवक शामिल थे, बच्चों को परिवारों से मिलाने और धन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। पहला जत्था 14 मार्च 1939 को प्राग से रवाना हुआ। विंटन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, अपनी सूचियों को बार बार जांच रहे थे। माता पिता ने अपने बच्चों को अलविदा कहते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। वो यह नहीं जानते थे कि क्या वे उन्हें कभी फिर से देख पाएंगे। हृदय को विदीर्ण कर देने वाली वेदना। आप एक माता पिता की भावनाओं को समझ सकते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है। एक पिता ने अपने बेटे के हाथों में एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा दिया। आंखें नाम थीं। कोई मां अपने बच्चे को दुलार रही थी। याद रखना तुम कौन हो, उन्होंने फुसफुसाया। याद रखना तुम कहां से आए हो। ट्रेन चल पड़ी और प्लेटफॉर्म पर शोर मचने लगा। लोग भागने लगे, चीख पुकार और रुदन का शोर। जैसे ही ट्रेन चली, विंटन ने एक छोटी सी लड़की को देखा जो शायद 6 साल की भी नहीं थी। अपना हाथ खिड़की के पर दबा रही थी। उसकी मां ट्रेन के साथ दौड़ती रही जब तक वह दौड़ सकी। उसका चेहरा आंसुओं से सरोबार था। वह छवि विंटन के साथ उसके बाकी जीवन के अंत तक रहेगी। 1937 की वसंत और गर्मियों के दौरान कई योजनाबद्ध रेल यात्राएं हुई।
प्रत्येक सफल यात्रा समय प्रशासनिक बाधाओं और युद्ध की बढ़ती छाया के खिलाफ एक जीत थी। लेकिन समय खत्म हो रहा था। अंतिम सफल रेल यात्रा परिवहन 2 अगस्त 1939 को लंदन पहुंचा। इसके बाद 1 सितंबर 1939 को निर्धारित सबसे बड़ा रेल यात्रा परिवहन कभी प्राग से नहीं निकल पाया। उस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और सभी सीमाएं बंद हो गईं। उस परिवहन में शामिल 250 बच्चे कभी सुरक्षित नहीं पहुंच पाए। युद्ध के कई वर्ष बीत गए और विंटन शायद ही कभी अपने किए का जिक्र करते थे। उन्होंने रॉयल एयर फोर्स में सेवा की, शादी की, बच्चे पैदा किए और एक जिम्मेदार नागरिक का जीवन जिया। उनके बचाव अभियान की सूचियां और दस्तावेज उनकी अलमारी में धूल खा रहे थे। उनकी पत्नी ग्रेटे भी उनके विश्व युद्ध के पहले की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। 1988 में लगभग 50 साल बाद ग्रेटे घर की सफाई कर रही थी जब उन्होंने एक स्क्रैप बुक को देखा और कौतूहलवश उसकी जांच की तो उसमें बच्चों के नामों की सूचियां, माता-पिता के पत्र और रेल परिवहन दस्तावेज थे। उन्होंने इन सामग्रियों को होलोकॉस्ट शोधकर्ता एलिजाबेथ मैक्सवेल के पास लाया, जिन्होंने विंटन की कहानी को प्रकाश में लाने में मदद की। बीबीसी ने अपने कार्यक्रम दैट्स लाइफ में एक आश्चर्यजनक और आकस्मिक पुनर्मिलन का आयोजन किया। विंटन दर्शकों में बैठे थे, वो यह नहीं जानते थे कि शो उनके बारे में ही होगा। स्टेज से होस्ट एस्थर रैंजन ने पूछा कि क्या कोई दर्शक ऐसा है जो निकोलस विंटन को अपना जीवन देने का आदी है। विंटन के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि पूरा दर्शक वर्ग ही खड़ा हो गया। वे सभी वही बच्चे या उनके वंशज थे। पूरा हॉल इमोशन से लबरेज था और फिर जोरदार तालियों से गूंज उठा। उनमें से एक वेरा गिसिंग थी जो तब 10 साल की थी जब वह विंटन के एक ट्रेन में सवार हुई थी। उसने आंसुओं से भरी आंखों से विंटन के पास आकर कहा, आपने हमें जीवन दिया और जीवन ने हमें बच्चे दिए और हमारे बच्चों ने हमें पोते पोतियां दी। आपकी वजह से आज हजारों लोग जीवित हैं जो नहीं होते। पूरा हॉल संवेदना की लहरों और खुशी के आंसुओं से भर गया। विंटन के कार्यों का सही और सुखद परिमाण स्पष्ट हो गया। उन्होंने हॉलोकॉस्ट में लगभग निश्चित मृत्यु से 669 बच्चों को बचाया था। उनके कई माता पिता एकाग्रता शिविरों में मारे गए, लेकिन उनके बच्चे नए जीवन बनाने, अपने परिवारों की स्थापना करने और समाज में अनगिनत तरीकों से योगदान देने के लिए जीवित रहे। बचाए गए बच्चों में भविष्य के वैज्ञानिक, डॉक्टर, लेखक, शिक्षक और कलाकार भी शामिल थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतने लंबे समय तक अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों को गुप्त क्यों रखा, तो विंटन ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने इसे गुप्त नहीं रखा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैंने इसके बारे में बात नहीं की और सिर्फ अपने मानव कर्तव्यों का निर्वहन किया। विंटन महसूस किया कि उन्होंने बस वही किया जो करने की जरूरत थी, जो उनकी स्थिति में कोई भी सभ्य व्यक्ति करता। अगले वर्षों में विंटन की कहानी दुनिया भर में जानी गई। उन्हें 2003 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान किया गया और विभिन्न देशों से कई सम्मान भी प्राप्त किए। फिर भी वह विनम्र बने रहे, हमेशा यह कहते हुए कि असली नायक वे माता पिता थे जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और उन्हें दूर भेजने का साहस किया। निकोलस विंटन 106 साल के हो गए और 2015 में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत न केवल उन जीवनों में जीवित है जिन्हें उन्होंने बचाया था, बल्कि मानवता के ज्वलंत उदाहरणों में भी जो उन्होंने सेट किया था। इस सच्ची कहानी से यह साबित होता है कि एक व्यक्ति के नैतिक साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी बुराई के सामने खड्डी ढे हो सकते हैं और अपना गहरा प्रभाव भी डाल सकते हैं। यह कहानी हमें कई समय से परे नैतिक सबक सिखाती है। पहला, साधारण व्यक्ति असाधारण काम कर सकते हैं जब वे कार्य करने का चुनाव करते हैं, न कि दर्शक बने रहने का। विंटन राजनेता, राजनयिक या विशेष प्रभाव वाले व्यक्ति नहीं थे। वे बस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक जरूरत देखी और मदद करने का फैसला किया। दूसरा, सच्ची हिम्मत और ताकत अक्सर भव्य और दिखावटी चीजों में नहीं, बल्कि लगातार तथा व्यवस्थित काम करने में होती है। विंटन के बचाव अभियान ने ध्यान से काम करने, कागजी कार्रवाई करने और अथक संगठित प्रदर्शन के माध्यम से सफलता प्राप्त की।
अनग्लैमरस लेकिन आवश्यक कार्य जो जीवन को सच्चे मायनों में बचाते हैं। तीसरा, कोई भी उम्र किसी भी कार्य को करने में बाधा नहीं है। विंटन ने इस विशाल बचाव अभियान को तब शुरू किया जब वे केवल 29 साल के थे, जो दर्शाता है कि युवा लोग परिवर्तन के शक्तिशाली माध्यम हैं और हो सकते हैं। अंत में ये सच्ची कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों का प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं अधिक हो सकता है। 659 बच्चों को बचाकर विंटन ने अंततः हजारों जीवन बचाए, जब उनके वंशजों को भी ध्यान में रखा गया। आज उनके कार्यों के कारण लगभग 6000 लोग जीवित हैं। एक ऐसे युग में जहां नैतिक विकल्प अधिक से अधिक जटिल लगते हैं और लोग अपने परिवार, मित्र या पड़ोसी तक से कन्नी काट लेते हैं, निकोलस विंटन की कहानी एक स्पष्ट उदाहरण प्रदान करती है कि व्यक्तिगत अंतरात्मा और कार्य प्रणाली की बुराई पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। उनकी विरासत हम में से प्रत्येक को चुनौती देती है कि हम स्वयं विचार करें। अगर हमें समान परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो क्या हम कार्य करने का साहस रखेंगे? जैसा कि वेरा गिसिंग ने बाद में लिखा, उन्होंने चेकोस्लोवाकिया में मेरी पीढ़ी के अधिकांश यहूदी बच्चों को बचाया। बहुत कम लोगों ने उनसे मुलाकात की, लेकिन हम सभी को एक विशाल आरण का एहसास है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। वह हम सबके परोक्ष पिता और ईश्वरीय आशीर्वाद है। यह रण उनके उदाहरण से प्रेरित अनगिनत दया और साहस के कार्यों के माध्यम से आगे चुकाया जाता रहेगा, जो साबित करता है कि एक व्यक्ति का नैतिक विकल्प समय और स्थान से परे है और पूरी दुनिया में मानवता की लहरें पैदा कर सकता है। उम्मीद है कि यह बेहतरीन सच्ची कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी। कृपया अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से प्रदर्शित करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हमारे अगले रिलीज नोटिफिकेशन के लिए स्टोरी ऑफ एनीथिंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।